दोस्तों नमस्कार। अभी अभी ईरान की तरफ से एक बहुत ही खतरनाक धमकी 18 अमेरिकन कंपनीज को आई है। ईरान ने उनको अपने ऑफिस खाली करने के लिए कह दिया है और डेडलाइन दे दी है 1 अप्रैल 2026। इसका मतलब अगर ईरान ने जो कहा, अगर उसने वो कार्रवाई शुरू कर दी तो कल से सिर्फ जीसीसी में नहीं, शायद दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में अफरा तफरी मच सकती है। ये मुद्दा क्या है? ये कौन सी 18 कंपनियां हैं? किस लिए ईरान ने इनको धमकियां दी हैं? आज हम इसकी चर्चा करेंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आने वाले दिनों में और भी ज्यादा गंभीर एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। और अभी तक जो ईरान में डेवलपमेंट हुआ है, करीब 25 वीडियोस ईरान वॉर जो मेरा प्लेलिस्ट है मैंने उसमें डाल दिए। आप एक एक चीज का डिटेल्ड एनालिसिस देख सकते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। और जो बातें अभी तक मैंने कही हैं, अनफॉर्चुनेटली वो सब सही साबित होती जा रही है। इसीलिए मेरा निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब सवाल इस बात का है कि ये कंपनियां कौन सी हैं। शायद आप इन सब लोगों से परिचित हो गए। ये सब कंपनियां अब ईरान के टारगेट पे हैं, और ये क्यों टारगेट पे हैं इसको भी हम देख लेते हैं। ईरान ने जो वहां की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है, उसने एक स्टेटमेंट नंबर 51 जारी किया है। उसने ये कहा है कि ये जो अमेरिकन कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इन्वॉल्व कंपनियां हैं, ये अमेरिकन सरकार और अमेरिकन फौज को ईरान में हमला करने में मदद कर रही है। इनकी टेक्नोलॉजी, इनके सिस्टम्स ईरान की बर्बादी के कारण बन रहे हैं, इसलिए ये अब हमारे निशाने पर है। In statement number 51, the IRGC stated that United States and its Israel allies continue to carry out acts of terrorism that have led to martyrdom of Iranian civilians. कि इनकी हरकतों से हमारे यहाँ नागरिक मारे जा रहे हैं। It emphasized that American ICT and artificial intelligence companies form the core infrastructure used in planning, tracking and executing assassination operations. ये सब कंपनियां इस क्राइम में शामिल हैं, इसीलिए अब इनको भी हम टारगेट बनाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इनका जो रोल है वो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट नहीं है। और साथ में उन्होंने ये कह दिया कि एनी इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व इन सच ऑपरेशन विल बी ट्रीटेड एज लेजिटिमेट टारगेट्स। इसका मतलब कल इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, शिपिंग कंपनीज, बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और जितनी भी कंपनियां हैं जो भी अमेरिकन सरकार और इजराइल के साथ काम कर रही हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो सब किसी ना किसी रूप में टारगेट बन सकती हैं। साथ ही क्या कहा गया है? एम्प्लॉइज ऑफ दीज कंपनीज वर अर्ज्ड टू इमीडिएटली लीव देयर वर्क प्लेस। कहा है तुरंत अपने अपने ऑफिस खाली कर दें, while residents within 1 kilometer radius of such facilities across the region were advised to vacate to safe areas. सिर्फ ऑफिस ही नहीं, उनके आसपास 1 किलोमीटर के क्षेत्र में जितने लोग रह रहे हैं उनको कहा है कि आप लोग जगह खाली कर दें और सुरक्षित जगह पे चले जाएं। क्योंकि अगर मान लीजिए हमने ड्रोन फेंके या मिसाइल चलाई, अगर गलती से थोड़ा दाएं बाएं हो गया तो हो सकता है आपके घरों पे, आपकी प्रॉपर्टीज पे गिरे, आप लोगों का नुकसान नहीं हो। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप जगह खाली कर दें। इसका मतलब यह है दोस्तों कि यह मुद्दा गंभीर है, सीरियस है। अब ये कंपनियां कौन सी हैं? जैसा मैंने आपको उनको लोगो दिखाए, सिस्को, HP, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, मेटा जिसको आप फेसबुक बोलते हैं, IBM, डेल, पेलेंटिर, ये है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है, काफी क्लोजली पेंटागन के साथ काम करती है। एनवीडिया, JP मॉर्गन, टेस्ला का जो नेटवर्क सिस्टम है वो यूज हो रहा है, GE, स्पाई सॉल्यूशंस, G42 एंड बोइंग, ये तो खैर हथियार बनाते ही हैं। तो ये 18 कंपनियों के ऑफिस को टारगेट करने का टाइम दे दिया है। और कौन सा टाइम दिया है इन्होंने?
शाम को 8 बजे तेहरान टाइम्स, वेडनेसडे 1 अप्रैल, मतलब रात को 8 बजे। अगर भारत से ईरान का आप टाइम जोड़ लीजिए तो जब भारत में कल रात को शायद 10 साढ़े 10 बजेंगे, उस समय ईरान में 8 बजे होंगे। और शाम को 8 बजे मतलब कल शाम को अगर आप ध्यान से देखें तो वहां पे गंभीरता हमें समझनी पड़ेगी। मतलब कल पूरा दिन 1 अप्रैल, इसको अप्रैल फूल ना माने, ये धमकी है। क्योंकि पिछले साल 1 अप्रैल की जगह 2 अप्रैल को ट्रंप ने इंडिपेंडेंस घोषित की थी, जब उन्होंने नया पूरी दुनिया पे टैरिफ लगाया था। आज 1 साल बाद आप परिस्थितियां देखिए, उस समय ट्रंप साहब पूरी दुनिया को टैरिफ से धमका रहे थे, आज ईरान अमेरिका को अपनी मिसाइल और ड्रोन से धमका रहा। 1 साल में दुनिया कैसे पलट गई, ये देखने वाली बात है। Any further terrorist action against Iran will be met with direct retaliation strike against the corresponding operational unit of these entities. मतलब उन्होंने कहा है कि जो भी ये कंपनियां हैं अब ये हमारे निशाने पे रहेंगी। अब मुद्दा क्या है, अब ये बहुत तेजी से एस्केलेशन हुआ है। अब समस्या ये है कि स्टाफ को वो बोल भी नहीं सकते कि आप ऑफिस आइए, चिंता ना करें, क्योंकि जितने ये कॉल सेंटर्स या वहां पे ऑफिसेज हैं आईटी के, ये तो 24 घंटे काम करते हैं। इसका मतलब अब उनको शट डाउन करना पड़ेगा। क्रिटिकल कंपोनेंट्स, चाहे लैपटॉप घर ले जाओ, कुछ सर्वर शिफ्ट कर लो, कुछ मीनवाइल कंपनियों ने तो ऑलरेडी शुरू कर दिया होगा डेटा बैकअप लेना कि कहीं और से हम सर्विस देंगे। कुल मिला के जिन बिल्डिंगों में ये ऑफिसेज होंगे वो सब निशाने में होंगे। और गंभीरता और क्यों बढ़ जाती है, इस बात को अब हम समझते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अभी तक लड़ाई का मैदान था, अब वो कॉर्पोरेट बैटलफील्ड बन गया है। अब सिर्फ हमें कैंटोनमेंट पे, सुरंगों पे या जहाजों पे अटैक नहीं करना है, अब हम आपके ऑफिसेज में भी करेंगे। अब समस्या ये हो गई है पूरे जीसीसी कंट्रीज की कि जहां जहां पे अमेरिकन ऑफिस हैं उन सब के नक्शे तो गूगल मैप पे हैं, सब आसानी से आप ढूंढ लोगे कौन सा कहां लोकेशन है। उन सब गूगल मैप के ऊपर जीपीएस लोकेशन भी होते हैं। तो जैसे ही आपने जीपीएस लोकेशन डाला अपने ड्रोन में या मिसाइल में, आप टारगेट में आ गए। तो बहुत आसान होगा। इसका मतलब अभी तक जो मिलिट्री बेस या ऑयल टैंकर टारगेट थे, अब डेटा सेंटर, एआई सिस्टम्स, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, अब ये सब निशाने में है। कुल मिला के अब ये लड़ाई जो है, पहले मिलिट्री वॉरफेयर था, फिर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से इकोनॉमिक वॉरफेयर हुआ, और अब ये हो गया इंफ्रास्ट्रक्चर वॉरफेयर। अब मूर्खता अगर ट्रंप या इजराइल की तरफ से हुई और उन्होंने गलती से डीसैलिनेशन प्लांट या पावर प्लांट को तोड़ने की कोशिश की, और अगर ईरान ने वो कार्रवाई करी, तो 6 करोड़ लोगों को पीने का पानी नहीं मिलेगा। मेरा वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं। 72 घंटे में हाहाकार मच जाएगा। अब क्या हुआ, अगर ये आईटी सिस्टम पे अटैक होता है तो इनडायरेक्टली ये जो लड़ाई है ये ग्लोबलाइज हो जाएगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन कौन से आईटी सिस्टम की सर्विसेज जीसीसी से किस किस देशों को मिलती है। एंड सिविल कॉर्पोरेट एसेट्स विल बिकम मिलिट्री टारगेट। अब अमेरिका की मजबूरी क्या है, अपनी कंपनियों को बचाना ही होगा। अब अमेरिका क्या करेगा, मिलिट्री से रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या करेगा, फिर वहां पे सिविलियन सिस्टम को टारगेट करेगा। और सिविलियन सिस्टम को टारगेट करने के लिए ही उन्होंने ये धमकी दी है, क्योंकि आप हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहे हो, अब हम आपके सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मींस प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी टारगेट करेंगे। दैट मींस एस्केलेशन विदाउट डायरेक्ट बैटलफील्ड ट्रिगर होगा एंड अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन विल बिकम स्पाइरल। अब मैं इसको ये क्यों बोल रहा हूं कि ईरान की स्मार्ट स्ट्रेटेजी, क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर है। आप ये नहीं कह रहे कि मैं जीसीसी को टारगेट कर रहा हूं, आप ये नहीं कह रहे मैं दुबई को टारगेट कर रहा हूं, मैं तो अमेरिकन कंपनी को टारगेट कर रहा हूं। अगर वो आपके बुर्ज खलीफा में उसका ऑफिस है तो ये गलती मेरी नहीं है, आप उनको वहां से खाली करवाइए। अब कहने का मतलब ये है कि सारे जीसीसी कंट्रीज के लिए मुश्किलें होंगी एंड क्रिएट इकोनॉमिक पेन इंस्टेड ऑफ मिलिट्री डिफीट एंड चीपर फॉर ईरान एंड मोर डैमेजिंग फॉर यूएस। ईरान को क्या है, उनके पास तो ड्रोन है, वो तो जहां मर्जी छोड़ते जाए। अरबों डॉलर का व्यापार करने वाली आईटी कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज, इन सब के लिए मुसीबतें हो जाएंगी।
एंड पूरा का पूरा जो गल्फ रीजन है वो वॉर जोन बन जाएगा, क्योंकि इन कंपनियों के ऑफिस हैं यूएई में, कतर में, बहरीन में, इजराइल में, ये सब रिस्क पे हैं। एंड एम्प्लॉयज ऑलरेडी वांट टू इवैक्यूएट, उनको कह दिया गया है कि आप खाली करें। मतलब कंपनी अगर वहां है भी और कंपनी में कोई स्टाफ नहीं है तो क्या करेंगे आप? तो चिंता काफी है। इसका मतलब बिजनेस स्लो डाउन होगा, जो वहां पे कैपिटल है वो जहां से रवाना हो जाएगी, और रीजनल इंस्टेबिलिटी हो जाएगी। जो बड़ी कंपनियां पहले दुबई को अपना रीजनल हेडक्वार्टर बनाना चाहती थी, अब वो कोई नहीं आएगा। बहुत बड़ा नुकसान दुबई का हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से लड़ाई जा रही है आगे, मुझे लगता है ईरान इसमें ज्यादा ताकतवर होकर निकलेगा। उसका एक मैं डिटेल्ड एनालिसिस और कर रहा हूं कि किस तरह से अमेरिका की इस मूर्खता से ईरान को और ताकत मिल गई। पहले ईरान के पास 4% तेल था, अब उसने 20% तेल पे कब्जा कर लिया है, क्योंकि हुर्मुज से तो तेल निकल नहीं रहा, और निकलेगा तो ईरान की परमिशन से। तो 20% तेल पे अब ईरान का कब्जा है। और अगर हुतीज ने रेड सी को भी बंद कर दिया तो ये समझिए कि 32% दुनिया का जो तेल है वो ईरान के डायरेक्शन पे काम करेगा, जबकि अमेरिका का टोटल प्रोडक्शन वर्ल्ड का 16-17% है। तो अमेरिका से बड़ी ताकत बन जाएगा ईरान तेल के मामले में। तो ये चीजें जो बदलेंगी, इसको देखना बहुत जरूरी होगा। अब इससे ग्लोबल इंपैक्ट क्या आएगा? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज एट रिस्क, क्योंकि बहुत सारी चीजें क्लाउड पे हैं। हमने देखा कि उन्होंने अमेजन के जो डेटा सेंटर है उसको उड़ाया। अगर आपकी सारी चीजें जो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, अब उस पर पूरा बैंकिंग सिस्टम काम करता है, पूरा पेमेंट सिस्टम उसी पे काम करता है, एयरलाइंस उस पे काम करती हैं, यहाँ तक कि सरकारें आज की तारीख में डेटा सेंटर पे चल रही हैं। अगर डेटा सेंटर टूटते हैं और ये कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर टूटता है, अब आपको ये नहीं पता कि कितनी कंपनियां एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। गल्फ के अंदर कौन कौन से बैंक प्रभावित होंगे, एयरलाइंस प्रभावित होंगी, बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रभावित होगा, पावर प्लांट्स प्रभावित होंगे। आपने अगर सॉफ्टवेयर ही तोड़ दिया या उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तोड़ दिया, सर्वर्स तोड़ दिए, डेटा सेंटर तोड़ दिया, तो वो काम कैसे करें? तो चिंताएं बहुत ज्यादा हैं। इट मे लीड टू पेमेंट फेलियर्स, बैंकिंग आउटेज एंड स्टॉक एक्सचेंजेस, ये तो बेसिक है ही है। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, एयरपोर्ट्स, आपके पावर प्लांट्स, थर्मल पावर प्लांट्स, डीसैलिनेशन प्लांट्स, हॉस्पिटल्स, इन सब का क्या होगा? ये भी अपने आप में बहुत चिंता की बात है। दिस इज ए सिस्टमिक रिस्क, नॉट ए लोकल रिस्क, और ये काफी गंभीर है। तो अब क्या हुआ? पहले तो हम सिर्फ तेल की बात कर रहे थे, तेल की शॉर्टेज है। अब पूरा दुनिया में जो डेटाबेस अगर वो डिस्टर्ब होता है, तो टेक्नोलॉजी प्लस ऑयल दोनों मिलके एक डेंजरस कॉकटेल बन जाती है। ऑयल सप्लाई पहले डिस्टर्ब हुई, और अब टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब डबल चोट पड़ेगी। एनर्जी इन्फ्लेशन प्लस डिजिटल डिसरप्शन। सप्लाई चेन जो है वो भी कोलैप्स हो सकती है, क्योंकि बहुत सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज एआई सिस्टम पे हैं, लॉजिस्टिक सॉफ्टवेयर वो देती हैं, सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम वो चलाती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें इंटरनेट कनेक्टेड है, और अगर ये कहें कि क्लाउड बेस्ड है। इसका मतलब अगर डिसरप्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग में भी असर आ सकता है, और यहाँ तक कि जो पोर्ट्स हैं उनमें प्रॉब्लम आ सकती है, वहां पे इनएफिशिएंसीज आ सकती हैं। क्योंकि उन्होंने कहा है कि आप ऑफिस खाली करें। अब सवाल इस बात का है कि किन को ज्यादा असर होगा? दुबई एंड अबू धाबी, यहाँ पे ऑफिसेज हैं, रियाद, नियोम प्रोजेक्ट्स, कतर, बहरीन, ये सब जगह पे इन आईटी कंपनीज के बड़े ऑफिस हैं। ये कहा जा रहा है करीब 1 से 3% जो ग्लोबल वर्कफोर्स है वो इस समय इन कंपनियों की गल्फ में काम कर रही है। एक मैंने एस्टीमेट बनाया आपके एग्जाम्पल के लिए। एप्पल के करीब 1,500 से 3,000 आदमी हैं, माइक्रोसॉफ्ट के 3 से 6,000 आदमी हैं, गूगल के करीब 2 से 4,000 आदमी हैं, मेटा के 1,000 से 2,000। अगर हम देखें तो डायरेक्ट जो एम्प्लॉयज हैं इन बड़ी कंपनियों के, ये करीब 15,000 के आसपास होंगे। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सपोर्ट स्टाफ है, डेटा सेंटर स्टाफ है, वेंडर्स हैं, सिक्योरिटी एंड लॉजिस्टिक्स के लोग काम करते हैं। ये तो और बहुत सारे इकोसिस्टम होता है जब आईटी कंपनी काम करती है। तो ऑन एन एवरेज अगर 15,000 डायरेक्ट हैं, तो आप समझिए 2 से 3 गुना उसमें सपोर्ट स्टाफ भी होता है। तो करीब 45 से 50,000 लोग डायरेक्टली इस आईटी सिस्टम में इन्वॉल्व हैं।
जिनका तनख्वाह आती है, घर चलता है। मान लीजिए कि 50,000 लोग भी हैं, 50,000 लोगों के घर पे अगर मान लीजिए कल को कोई समस्या होती है, ऑन एन एवरेज अगर आप उनके आसपास जो इकोसिस्टम है उसको देख लें, परिवार देख लें, एवरेज अगर 5 की भी आप आबादी लगाते हो, इंडिया में रहें, घरों में रहें या वहां काम करें, एवरेज अगर फैमिली 5 की है तो आप समझ लीजिए 2.5 से 3 लाख लोग डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा, डायरेक्ट। बाकी इम्पैक्ट आएगा वो अलग। और इसमें सबसे ज्यादा नेशनलिटीज कौन सी हैं? क्योंकि जो जीसीसी वर्कफोर्स है वो ज्यादातर हाईली इंटरनेशनल है, वहां अमेरिकन वर्कफोर्स नहीं है, अमेरिकन कम है। सुपरवाइजर्स होंगे या उनके टॉप मैनेजर्स होंगे। ज्यादातर जो वर्कफोर्स है वो एशियन कंट्री से है, उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा है भारत का। 30 से 40% जो लोग हैं वो इंडियंस हैं, फिलिपिनोज हैं, यूरोप के लोग हैं, कुछ वो मैनेजमेंट रोल में हैं। अमेरिकन बहुत कम क्वांटिटी में, 5-10% जैसा मैंने कहा, और बाकी अरब्स हैं, वो ड्यू टू ग्रोइंग शेयर ऑफ लोकलाइजेशन, क्योंकि वहां उन्होंने कहा है कि हमारे लोगों को भी आप तैयार करिए। तो कुल मिला के पूरा जो डिजिटल इकोसिस्टम है, इसमें 80 से 90% जो लोग हैं वो विदेशी हैं, एक्सपेक्टेड हैं, बाहर से आए हुए एक्सपर्ट्स हैं। जब उनकी जान को खतरा होगा तो क्या वो दुबई में या वहां जीसीसी में रहेंगे? वो सब अपने अपने देश चले जाएंगे। और लड़ाई जब खत्म होगी तो क्या वो वापस आएंगे? हो सकता है कंपनी उनको कहीं और रिलोकेट कर दे या वो किसी और कंपनी में चले जाए, पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक इशू है जिसको समझना होगा। पहले लड़ाई हम कैसे लड़ते थे? टैंकों से, मिसाइलों से, एयरक्राफ्ट से, शिप से, ये सब हुआ करता था, उसके बॉर्डर होते थे। लेकिन नया जो लड़ाई चल रहा है अब क्या होगा? डेटा, एआई, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन, आपको पता ही नहीं कि ये कहाँ का है ये डेटा, इसका कौन सी दुनिया के किस हिस्से का डेटा जीसीसी में सेव हुआ है, आपको पता ही नहीं। क्योंकि अगर आपका डेटा मान लीजिए कि अमेजन के सर्वर या क्लाउड पे है, उन्होंने जो बैकअप बनाया होगा वो तो दुनिया में कई जगह बनाया होगा, या जो डिजास्टर रिकवरी सिस्टम है हो सकता है वो दुबई में हो। तो स्थितियां कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी और एक एक डेटा सेंटर बनाने में बिलियंस ऑफ डॉलर का खर्चा आता है। और अगर मान लीजिए 18 कंपनियों के ऊपर 18 बम भी ईरान ने गिरा दिए तो क्या कॉस्ट बैठे? आप ये मान के चलीजिए कुछ नहीं तो 5 से 10 बिलियन डॉलर का तो नुकसान हो जाएगा। और बाकी रेवेन्यू लॉस, टेक्नोलॉजी लॉस, बाकी डेटा लॉस, वो एक अलग चीज हो जाती है। इसका मतलब एवरी सेक्टर विल बी इम्पैक्टेड। लेकिन समस्या ये है कि अब यूएस अपने ही जाल में फंस गया है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को? पहले हम बात कर रहे थे मिलिट्री टू इकोनॉमी, अब क्या हो गया? यूएस की मजबूरी, अगर वो लड़ाई बढ़ाते हैं तो ईरान उनके और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला करेगा, ग्लोबल क्राइसिस बढ़ेगा। अगर अमेरिका लड़ाई को घटाता है तो ऐसा लगेगा कि अमेरिका हार रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ट्रंप साहब फंस गए, अपने ही बुनाए हुए जाल में फंस गए हैं। आगे बढ़ते हैं तो प्रॉब्लम, पीछे हटते हैं तो समस्या। तो ना इधर के रहे ना उधर के रहे। अब सवाल इस बात का है कि क्या किया जाए, एंड दैट इज व्हाई द प्रेशर ऑन ट्रंप टू बैक डाउन इंक्रीजिंगली सिग्निफिकेंटली। कहने का मतलब यह है कि पूरी दुनिया ट्रंप को ये कह रही है भैया बहुत हो गया, तमाशा बंद करो। और मैंने जो पिछला वीडियो बनाया था, अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी मैंने क्यों कहा था कि इस दूसरे महीने में ट्रंप लड़ाई से निकल सकते हैं, ये कह के कि मेरा टारगेट पूरा हो गया, हम लड़ाई नहीं कर रहे, हमारी अमेरिका की तरफ से हम बमबारी नहीं कर रहे। अब आप उसको हार मानो, डी एस्केलेशन मानो, ट्रंप उसको जीत माने, ये सब इंटरप्रिटेशन के मुद्दे हैं। एक मैंने और वीडियो बनाया था कि इस लड़ाई में कोई नहीं जीतेगा, कीमत सब चुकाएंगे। वो बात भी आज सही हो रही है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा।